हेलो बच्चों, तो आज हम लोग चलिए सारिक के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमने सामने लिखा है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसमें क्या करना होगा, इसमें कुछ स्पेशल ट्रिक करना होगा। देखिए इसको हम एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं, हम इसमें क्या करेंगे कि तीनों रो से कुछ कॉमन निकालेंगे और जो कॉमन निकालेंगे फिर उसी को संगत कॉलम में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हम क्या करेंगे, ये हमको प्रूफ करना, चलिए हम LHS ले रहे हैं, क्वेश्चन का LHS, इसको मिटा दे रहे हैं। जो लाना है आप सामने लिख दे रहे हैं, ये हमें लाना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे R1 से A कॉमन निकालेंगे और R2 से B कॉमन निकालेंगे, R3 से C कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे हम, देखिए R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन निकालेंगे, सामने लिख देंगे। तो जब यहाँ से A आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा A प्लस 1/A, यहाँ पे बचेगा B, यहाँ बचेगा C। और जब R2 से B कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा A, यहाँ पर B प्लस 1/B और यहाँ पे C बचेगा। ठीक है ना। और R3 से C कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर A बचेगा, यहाँ पर B बचेगा और यहाँ पे C प्लस 1/C बचेगा। क्या किया, सामने लिख दें, R1 से A, R2 से B, R3 से C क्या किया गया है, कॉमन निकाला गया, कॉमन। ठीक है, तो देखिए ये बना। अब क्या करेंगे हम, देखिए हमने R1 से A निकाला है तो इस A को C1 में भेज दीजिए। ये इस सवाल का ट्रिक है। आप R1 से A निकाले हैं और इसी A को हम C1 में भेजने जा रहे हैं। आप R2 से B निकाले हैं, इसी B को C2 में भेज देंगे और R3 से C निकाले हैं, इसी C को हम C3 में भेज देंगे, C1 C2 C3 में भेज देंगे। देखिए क्या होगा, ये जो A है ना, इसको आप C1 में भेजिए, मतलब C1 में भेजेंगे तो C1 के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस, यहाँ पे A से मल्टीप्लाई करेंगे A कट जाएगा 1 और यहाँ पे ये हो जाएगा A स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर। और इस वाले B को आप R2 से निकाले हैं तो इसको C2 में भेज दीजिए, सेकेंड कॉलम में भेजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा B स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 1, B से B कट जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये हो जाएगा B स्क्वायर और ये C को भेज दीजिए C3 में, R3 से निकालें C3 में भेज दीजिए तो C स्क्वायर और ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस 1। क्या किया हम, C1 में A से और C2 में B से और C3 में C से क्या किया, गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब देखिए, तो हमने जब ऐसा किया तो देखिए सवाल का रूप चेंज हो गया, सवाल का रूप इसमें बदल गया। अब जो लाना है जरा देखिए, तो 1 के साथ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर जुड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम तीनों कॉलम को जोड़ें, तीनों कॉलम को, तो जरा देखिए 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसमें भी देख लीजिए 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसमें देख लीजिए 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यानी तीनों कॉलम को जोड़ दें तो जो प्रश्न जो लाना चाहिए, जो आना चाहिए, वो लगभग दिखने लगा है, एक हल्का सा क्लू मिल जाता है। अभी तक हमने क्या किया, R1 R2 R3 से जो कॉमन निकाला उसी को C1 C2 C3 में भेज दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे, तीनों कॉलम को जोड़ के, और कहाँ लिखेंगे, C1 के स्थान पर। जरा देखिए क्या होगा, जब जोड़ोगे तो आएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, जोड़ लीजिए। और इसमें भी क्या आएगा, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसमें भी क्या आएगा, देख लीजिए 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आगे पीछे है, हमने सही कर लिया, 1 फिर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और बाकी जैसे लिखा लिख लीजिए। ये B स्क्वायर, ये B स्क्वायर प्लस 1 और ये B स्क्वायर और ये C स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है, हमने क्या किया, ऊपर लिखा है, हमने तीनों कॉलम को जोड़ दिया करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम बना लिया। अब देखिए फर्स्ट वाले कॉलम में कुछ कॉमन है कि नहीं है, दिस क्वांटिटी इज कॉमन फ्रॉम C1, तो C1 से कॉमन निकालिए, C1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, उभयनिष्ठ ले लीजिए, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 1 1 1, और जो जैसे लिखा है बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब ज़रा देखिए जितना आंसर आना चाहिए वो देखिए बाहर आ चुका है, इसका मतलब इस सारणी का प्रसार करने पर 1 आना चाहिए, अगर 1 आ जाएगा तो काम हो जाएगा। अब देखिए कैसे इसको प्रसार करें, ज़रा इस सारणी को आप देखिए तो आप पहचान गए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिख गई, 1 1 1 कॉलम में देखिए तीनों एलिमेंट बराबर हो गए, तो इसमें हम रो ऑपरेशन लगा दें, ठीक है, R1 माइनस R2 माइनस R3 जो भी कर दें जो है, तो उससे हमें कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, 2 जीरो मिल जाएगा। तो हम क्या कर दें, R1 माइनस R2 कर दें और R2 माइनस R3 कर दें। जब R1 माइनस R2 करेंगे तो R1 के स्थान पे लिखेंगे, करिए R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 0, इसमें से ये घटाइए, इसमें से घटाएंगे तो -1 आएगा, इसमें से ये घटाइए 0 आएगा, ठीक है। और R2 माइनस R3 करिए, 1 माइनस 1 0, इसमें से आप ये घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, घटा लीजिए, इसमें से ये घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। और R3 नो चेंज, कौन चेंज हुआ है, R1 और R2, ये इसको R1 के स्थान पे, इसको R2 के स्थान पर, तो ये जाएगा 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। और बाहर जो लिखा है वो तो लिखा ही रहेगा। अब देखिए ना फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट तो 0 हो गए, और जब फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट तो 0 हो गए तो इसी के सापेक्ष आप प्रसार कर दीजिए, तो जो आना होगा तुरंत आ जाएगा। ये तो 0 ही है, इसको मत लिखिए प्लस माइनस प्लस, तो इसको ऐसे लिख दें 0 माइनस 0, और इसके लिए 1 कि ये जाएगा ये जाएगा, तो ये कितना आ गया 1 माइनस 0, देख लीजिए अंदर 1 आ रहा है पूरा। तो इस तरह से ये सवाल प्रूफ हो गया, 1 आ रहा है, तो देखिए ये इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें जो शुरू में हमने ऑपरेशन लगाया था कि R1 R2 R3 से जो कॉमन निकाला उसी को C1 C2 C3 में भेज दिया, ये इस सवाल का मेन ट्रिक था, ठीक है। अब देखिए कुछ हम दूसरा सवाल लेने जा रहे हैं, और अच्छा सवाल, सेकेंड सवाल देखिए, यदि x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0 दिया हो तो सिद्ध कीजिए, एक्स वाई जेड इक्वल टू -1। ये सवाल, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। अब देखिए इस सवाल को बताने से पहले हमने आपको लास्ट टर्न पे एक सवाल बताया था, उसको याद करवाना चाहते हैं। लास्ट टर्न पे हमने आप एक सवाल बताया था, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस के एक्स क्यूब 1 प्लस के वाई क्यूब 1 प्लस के जेड क्यूब। इसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में मैंने बताया था, इसकी वैल्यू हमने प्रूफ करवाई थी 1 प्लस के एक्स वाई जेड, और एक कोष्टक में एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये हमने प्रूफ करवाया था। ये सवाल लास्ट टर्न पे हुआ था, आप जाके देख लीजिएगा। अब इसी सवाल में अगर हम के की जगह पर 1 रख दें तो ये सवाल नहीं बन जाएगा। अगर हम इसी सवाल में के की जगह पर 1 रख दें, देखिए 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के बराबर 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस एक्स वाई जेड हो जाएगी यहाँ पर, बाकी ये सेकेंड ब्रैकेट में जो लिखा वो लिखा रहेगा। तो जैसे हमने इस सवाल को लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था, वहाँ पे अगर जाके आप देख लें तो इसकी वैल्यू कितना मिलेगी 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, बस के की जगह पे 1 रखना है बस। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से सॉल्व नहीं करेंगे, पिछले लेक्चर की बात आप देखिएगा, इसकी वैल्यू आप पुटअप करके देख लीजिएगा, जो सवाल सॉल्व किए थे, इसका मान आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड
अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको पूरा डिटेल पहले सॉल्व करेंगे। और x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 6 में इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। और इसको उधर भेज दीजिए तो ख़त्म हो जाएगा। 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 हो जाएगा। वो चला गया पूरा का पूरा उधर, ये कांस्टेंट है तो उधर चला गया। इसमें वेरिएबल तो सॉरी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी है उधर भेज दिया हमने। अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू -1। ये प्रूफ हो गया जो। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आया है, तो इसको पहले आप पूरी डिटेल सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर 6 से, और फिर हमने उसको यूज कर लिया। अब देखिए, एक हम थोड़ा सा बीच में यहाँ पे एक फार्मूला बताना चाहते हैं। फार्मूला का एक छोटा सवाल है, लेकिन कभी कभी वो बहुविकल्पी में ऑप्शनल में पूछ सकता है, नोट करके हम लिख दे रहे हैं। देखिए, जैसे कोई साड़िक है 3x3 का, और उसका ईच एलिमेंट सेम है, ईच एलिमेंट, ये कोई साड़िक है, तो इसका मान आप तुरंत बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी 4 से आप जानते हैं कि यदि किसी साड़िक की कोई 2 पंक्ति या कोई 2 कॉलम सेम होते हैं तो उसका मान 0 होता है। तो इसकी वैल्यू 0 होती है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात सबको पता है। लेकिन यदि आप मुख्य विकर्ण में या तो तीनों एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या किसी 2 में। भाई अगर एक में आप मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे माइनस से कर दिए, फिर भी इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। मान लीजिए यहाँ पे आप माइनस बना दिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों रो तो अभी भी बराबर है। तो हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मुख्य विकर्ण के 2 अवयवों में या तीनों अवयवों में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4a³। ये तो 0 है, परंतु हम ये कह रहे हैं कि इसके मुख्य विकर्ण में ये जो लिखा हुआ है, ये या तो आप तीनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या किसी 2 में, चाहे इसमें कर दीजिए, या इसमें, या तो किसी 2 में कर दीजिए, किसी 2 में भी कर दीजिए ये, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a³ आ जाएगी। याद रखिएगा, 4a³ आ जाएगी। ठीक है, या तो तीनों मल्टीप्लाई करिए, या किसी 2 में, या तो इन दोनों में कर दीजिए जो हमने दिखाया, या तो इन दोनों में कर दीजिए, या तो इन दोनों में, तो 4a³ आएगा। और यदि आप द्वितीयक विकर्ण में, ये मुख्य विकर्ण वाला था, ये मुख्य विकर्ण से है, और द्वितीयक विकर्ण में क्या कर रहे हैं, यही काम आप यदि द्वितीयक विकर्ण में करें, द्वितीयक विकर्ण ये होता है, ये द्वितीयक विकर्ण में अगर यही काम आप करें, या तो तीनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, या किसी 2 में, तो उसका मान आएगा -4a³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये लिखा है, ये लिखा है ना, या तो आप तीनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या किसी 2 में, या किसी 2 में, चाहे इसमें कर दीजिए, या इसमें कर दीजिए, या इसमें कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -4a³। तो कभी कभी इसको एक नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है कि इसका मान बताइए। तो आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर ईच एलिमेंट सेम है, ईच एलिमेंट, तब तो 0, और एलिमेंट तो सेम है संख्यात्मक मान, लेकिन मुख्य विकर्ण में या तो तीनों 0 हो, या कोई 2 0 हो, तो 4 × जो भी यहाँ पे नंबर हो उसका क्यूब कर दीजिए डायरेक्ट। और अगर यही काम द्वितीयक विकर्ण में सेकेंडरी डायगोनल में है तो माइनस भी लगा दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हो गए। अब हम कुछ और अच्छे सवाल लेने जा रहे हैं। तो ये हमने देखिए आपके सामने 3 सवाल लिया, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, और ये 6 नंबर है। 3 सवाल हमने लिया, और देखिए इसको 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। तीनों सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तीनों बोर्ड से संबंधित हैं और ये आते रहते हैं। ज़रा देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, ये एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसकी वैल्यू ये प्रूफ करना है। देखिए इस सवाल में हम क्या करेंगे,
वैसे अगर हम डायरेक्ट किसी को जोड़ें तो कुछ कट भी नहीं रहा, कुछ कॉमन भी नहीं होगा। कॉमन का मतलब यह है कि किसी पंक्ति के सारे एलिमेंट सेम हो जाए या कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो जाए तो कॉमन हो जाता है। आप अगर डायरेक्ट जोड़ के देखिए C1 C2 C3 कर लीजिए या R1 R2 R3, कॉमन नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पर देखिए ये 2AB लिखा है और ये 2A लिखा है। अगर इसमें हम B से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें मतलब C3 में, अगर हम C3 में B से मल्टीप्लाई कर दें और C1 के साथ घटा दें इसको, देखिए यहाँ पे 0 बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसमें B से मल्टीप्लाई करें तो 2AB बन जाए और इसमें आप घटाएं तो यहाँ 0 बन जाएगा। और इसी प्रकार जब हम इसमें पूरे C3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2B² हो जाएगा B से मल्टीप्लाई करने पर। और जब इसमें आके हम घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -B² + 2B² तो +B² और 1 + A² पहले से लिखा है, इसका मतलब ये आ जाएगा ये। और देखिए इसमें भी वही चीज़ आएगा, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे B से और B से मल्टीप्लाई करने के बाद जब इससे आप घटाएंगे तो इसमें भी ये पद आपको दिख जाएगा। तो ये देखिए पूरा कॉमन जो दिख रहा है वो हमें कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। और यही काम हम क्या करेंगे, ये इसमें देखिए ये लिखा है B, इसमें अगर हम A से मल्टीप्लाई करें आपकी बार और इसमें आके जोड़ें, यानी ये C3 में अब हम A से मल्टीप्लाई करें और C2 में आके जोड़ दें, देखिए यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो इसमें हम 2 ऑपरेशन लगाएंगे। एक बार हम क्या करेंगे, C1 के स्थान पर C1 - B C3 करेंगे और C2 के स्थान पर C2 + A C3 करेंगे। ये 2 ऑपरेशन करने जा रहे हैं, बात समझिएगा ध्यान से। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो साइड में कर लीजिए। ये C1 है आपका, ये C3 है आपका। चलिए हम RHS को मिटा दे रहे हैं, क्या लाना है आप एक बार देख लिए हैं। ये LHS हम लेके शुरुआत करने जा रहे हैं, LHS हमने ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें पूरे में आप B से मल्टीप्लाई करिए B से, तो ये हो जाएगा -2B² और यहाँ पे आप घटाइए, यहाँ पर देखिए हम एक करके दिखा दे रहे हैं। तो 1 + A² - B² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और B से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2B²। देखिए कितना आ रहा है, -B² + 2B² कितना हो जाएगा 1 + A² + B² होगा ना। ये देखिए हमने लिख दिया 1 + A² + B², जो चाहिए था देखिए दिखने लगा। और जब इसमें आप B से मल्टीप्लाई करेंगे 2AB और यहाँ आप घटाएंगे देखिए 0 हो जाएगा। और इससे आप घटाइए, इससे 2B से घटाएंगे क्या, इसमें B से मल्टीप्लाई C1 - B C3, ये आपका C1 में से है और इसमें B से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा देखिए ना, B - A² B - B³, ये हो जाएगा ना। अब ब्रैकेट थोड़ा घटाइए, 2B - B B हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस A² B माइनस माइनस प्लस B³, यहाँ से B कॉमन ले लीजिए तो 1 + A² + B², देखिए ये आ गया। तो इसको यहाँ पे रख दीजिए आप B 1 + A² + B²। आप साइड में घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए C2 के साथ क्या करना है, इसमें A से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, ठीक है। तो इसमें आप A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2AB और इसमें जोड़ेंगे देखिए ये 0 हो जाएगा आपका। और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे A से तो ये 2A² हो जाएगा और जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो -A² + 2A² तो +A²। और ये B² 1 पहले से है तो ये जाएगा 1 + A² + B² हो जाएगा। और इसमें आ जाइए इन दोनों में, इसमें पहले आप A से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, साइड में कर लीजिए A - A³ - AB² और इसको -2A को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, करिए -A - AB² और -A कॉमन निकालिए ना, 1 + A² + B², देखिए यहाँ पर भी आ गया तो ये जाएगा -A 1 + A² + B², ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए C3 नो चेंज, हम किसको चेंज किए हैं, C1 और C2 को चेंज किए हैं। तो C3 जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए, -2B 2A। ये देखिए तो कुछ फ़ायदा मिला कि नहीं मिला भाई, ऐसा करने से कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। देखिए फ़ायदा मिला, C1 से 1 + A² + B² ये कॉमन और C2 देखिए भी कॉमन है। तो C1 और C2 से कॉमन निकालें, देखिए क्या हो जाएगा, C1 और C2 से कॉमन निकालने जा रहे हैं
C1 से कॉमन भी ये है और C2 से भी ये 2 बार कॉमन, तो स्क्वायर लगा दीजिए। पहले C1 पे हिसाब करिए, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा B, और C2 में देखिए यहाँ बचेगा 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर -a बचेगा। और ये जैसे लिखा उसे एक बार लिख लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? कॉमन निकाल लिया। क्या कॉमन निकाला सामने लिख सकते हैं। C1 तथा C2 से क्या कॉमन निकाला है? 1 + a² + b²। ठीक है, ये लिख दिया। C1 तथा C2 से 1 + a² + b² क्या लिया हमने? कॉमन लिया है। अब देखिए क्या करना है जरा। अब देखिए इसमें आप पहचानिए, आप अगर तुरंत प्रसार कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी लगाना चाहें तो प्रॉपर्टी लगा लीजिए। क्या करें हम? ये जो R3 है आपका, R3 में से देखिए यहाँ पर ये अगर और 0 बनाने का प्रयास हम करें, इसमें अगर हम a से मल्टीप्लाई कर दें, a से, और दोनों को जोड़ देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इसमें अगर b से मल्टीप्लाई कर दें, b से, और घटाएं तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 2 0 बन जाएगा। तो अगर आप चाहें तो और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? R3 के स्थान पर R3 प्लस, देखिए R2 में हम R2 में a से मल्टीप्लाई करें, a/R2, और जोड़ दें तो 0 हो जाएगा। और R1 में हम b से मल्टीप्लाई करके b से मल्टीप्लाई कर दें, b से मल्टीप्लाई करके b/R1 कर दें। ठीक है, a/R2 अगर यहाँ पे घटा दें तो ये भी 0 मिल सकता है। ज़रा देखिए क्या करना है, इसी को अप्लाई करके देखते हैं एक बार। ये इसमें a से मल्टीप्लाई करिए आप, a से तो कोई मतलब ही नहीं है, और इसमें b से तो b हो जाएगा, घटाएंगे देखिए 0 हो गया। ठीक, और यहाँ पे आइए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट करते हैं ना, ये फर्स्ट। अब इसमें आ जाइए -a R3 का, और इसमें मल्टीप्लाई करिए a से तो ये हो जाएगा a, और जोड़ेंगे तो -a + से 0, ये 0 है ये, तो यहाँ भी 0 हो गया। बोलिए, और इधर आ जाइए, ये लिखा है आपका R3, साइड में कर लीजिए, इसको बड़ी क्वांटिटी है, तो ये हो गया आपका R3 क्वांटिटी, और प्लस a/R2, ये R2 का है तो ये जाएगा आपका 2a² हो जाएगा, और -b/R1, तो माइनस प्लस 2b², देखिए कितना आ रहा है, ये प्लस ये माइनस प्लस घट जाएगा तो 1 + a² + b² आ रहा है। ये देखिए 1 + a² + b² आ रहा है। अगर ऐसा करें तो ये मिल गया, और बाकी नो चेंज। ये देखिए 0 1 2 है, और जो बाहर लिखा है वो तो लिखा ही रहेगा। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ? देखिए यहाँ पर C1 के 2 एलिमेंट 0 हो गए, और जब C1 के 2 एलिमेंट 0 हो गए तो उसी के सापेक्ष क्या कर दीजिए? उसी के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करिए, C1 के सापेक्ष एक्सपेंशन कर दीजिए। तो ये तो बाहर लिखा ही है, ये लिखा ही रहेगा। अब यहाँ प्रसार करिए ना, ये तो ये देखिए 1 के सापेक्ष ये रो जाएगा, ये और ये कॉलम जाएगी, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 1 + a² + b² माइनस इसका इसमें करें 0, ये, और बाकी इन दोनों को लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, -0 + 0, ये तो देखिए यही आएगा अंदर, ये आपका स्क्वायर, और अंदर एक बार ये क्वांटिटी और आ गई, तो मिला के क्यूब हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, ये भी हो गया। ठीक है, अब देखिए 5वां सवाल क्या लिखा है, इसको देखते हैं ज़रा। 5वां नंबर जो सवाल है, ये लिखा है a b - c, c + b, a + c, b c - a, a - b, b + a c, इसको प्रूफ करना है। ये इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसमें अभी कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी भी अगर इसमें हम देखें तो कुछ जोड़ने घटाने पे 0 नहीं मिल रहा है। इसमें हम क्या करेंगे कि C1 में हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, C2 में b से, C3 में c से। ठीक है, और फिर देखते हैं इसको जोड़ने पर क्या मिलेगा। देखिए इसमें हम LHS ले सकते हैं, LHS यहाँ पे लेके शुरू कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि C1 में a, C2 में b, C3 में c से गुणा करने जा रहे हैं। ज़रा देखिए जो पहला वाला कॉलम है उसमें आप गुणा करिए a से, करके देखिए तो ये हो जाएगा a²,
और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए सी हो जाएगा ना, ए स्क्वायर ऐसे। अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए सी, और इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, और दूसरे वाले में बी से मल्टीप्लाई करिए तो बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। और उसमें मल्टीप्लाई करिए सी से तो सी स्क्वायर प्लस बी सी, और वो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी से कर रहे हैं तो माइनस ए सी, और ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। देख लीजिए हमने क्या किया, पहले वाले में ए से किया, दूसरे वाले में बी से, तीसरे वाले में सी से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ए सी, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी, उसमें करेंगे बी से तो बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए बी, सही है ना, और सी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर माइनस ए सी, सी स्क्वायर। और जब आप इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस करने के लिए बाहर ए से भाग नहीं करेंगे, और इसमें बी से मल्टीप्लाई किए तो बाहर बी से भाग करेंगे, इसमें सी से मल्टीप्लाई किए तो बाहर भाग करेंगे, बैलेंस करने के लिए। बोलिए हमने C1 में ए, C2 में बी, C3 में सी से गुणा किया है, और जब अंदर गुणा करेंगे तो बाहर बैलेंस करने के लिए भाग करना पड़ेगा। इस तरह का प्रश्न हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अब देखिए क्या करें हम, पहचानिए तीनों कॉलम को जरा जोड़िए, तो तीनों कॉलम को जोड़ेंगे, देखिए माइनस बी सी प्लस बी सी कट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें देखिए प्लस ए सी माइनस ए सी कट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिखने लगा है। अब देखिए क्या करेंगे हम, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, और कहाँ रखेंगे, C1 के स्थान पर, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा C1 हमारा, C1 मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेम क्वांटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये बाकी नो चेंज, बी स्क्वायर माइनस बी सी, और ये बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। और ये लिखा है सी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर माइनस ए सी, और ये सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 1/ABC पहले से लिखा है, तीनों कॉलम को जोड़ने, देखिए पहले वाले कॉलम का ईच एलिमेंट सेम हो गया, और जब किसी भी कॉलम किसी भी रो का ईच एलिमेंट सेम हो जाता है तो क्या कर लेते हैं, उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसको हम C1 से क्या कॉमन निकाल लें, C1 से कॉमन निकाल लीजिए आप, C1 से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए। अच्छा और देखिए C1 से तो ये कॉमन मिल रहा है, देखिए C2 से आपको B भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ से B बाहर निकालिए, यहाँ से B मिल, यहाँ मिल जाएगा, तो C1 से इतना, और C2 से देखिए B, और C3 से देखिए C कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे C है, यहाँ पे देखिए C बाहर निकालिए, C यहाँ मिल जाएगा, यहाँ भी C मिल जाएगा, तो C3 से C कॉमन निकाल लीजिए, तीनों से कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखने जा रहा है, एकदम खुश हो जाएंगे आप देख के जो है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। यहाँ से कॉमन क्या निकाला आपने, यहाँ से कॉमन निकाला दिस, ठीक है, और यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं B, यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं C। अब देखिए क्या बचा, ठीक है, यहाँ पे हम कॉमन लिखे हैं, क्या मिलेगा, जब पूरा कॉमन निकाल लिया तो 1 1 1 बचा, और यहाँ जब आप B कॉमन निकाले तो यहाँ कितने B बाहर करिए तो B माइनस सी बचेगा ना, यहाँ पे B माइनस सी, और यहाँ पे एक B बचेगा, और यहाँ पे B बाहर जाएगा तो B प्लस ए बचेगा, बोलिए, और यहाँ पे C अगर आपने बाहर निकाल लिया इस कॉलम से तो C कॉमन निकालिए तो C प्लस B बचा, यहाँ पे C प्लस B, और यहाँ पे C बाहर निकालिए तो C माइनस ए बचा, और यहाँ पे अकेला C बचा, ठीक है। ये कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब देखिए इतना अगर आपने किया, ये देखिए B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए बचा, और यहाँ पे आप देखिए एक बार लिख लेते हैं 1 B माइनस सी, C प्लस B, 1 B C माइनस ए, 1 B प्लस ए C, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे पहचानिए क्या हो रहा है, ये किसी कॉलम या किसी रो के तीनों एलिमेंट 1 हो जाएं तो वहाँ पे ऑपरेशन आप लगा सकते हैं। अगर कॉलम में है तो R1 माइनस R2 माइनस R3 कर दीजिए। R1 माइनस R2 को R1 के स्थान पर लिख दीजिएगा और R2 माइनस R3 को R2 के स्थान पर लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या मिलने वाला है। जब भी किसी कॉलम या किसी रो में तीनों एलिमेंट 1 1 1 हो जाएं तो वहीं से समझ लीजिए कि सवाल आसान होने वाला है। ठीक है, इसको हमने रटा दिया होगा आपको जो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए। करिए ना, R1 माइनस R2 घटाइए, 1 माइनस 1 0, इसमें से ये घटाइए माइनस सी, इसमें से ये घटाइए, जब घटाएंगे तो माइनस सी कट जाएगा ये और ये प्लस हो जाएगा तो ए प्लस बी हो जाएगा। R2 माइनस R3 करिए, 1 माइनस 1 0, इसमें से ये घटाइए माइनस ए आएगा, इसमें से ये घटाइए माइनस ए आएगा और ये थर्ड रो नो चेंज। अब अगर आप देखें तो इसका कॉलम फर्स्ट में 2 एलिमेंट 0 हो गए और जैसे भी किसी कॉलम या किसी रो में 2 एलिमेंट 0 हो जाए तुरंत उसी के सापेक्ष आप प्रसार कर देते हैं। तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, C1 के सापेक्ष प्रसार। देखिए क्या आने वाला है, पहला एलिमेंट 0 ही है ना, मत लिखिए इसका कोफैक्टर जो होता है इसका ही मत लिखिए, +1, इसका देखिए ये जाएगा ये तो कितना आएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो CA और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हम बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं और यहाँ लगा दें मंझला कोष्ठक और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए माइनस फार्मूले वाला है माइनस ये, तो ये प्लस A हो जाएगा और ये लिखा A प्लस B। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आएगा। ये तो पूरा ख़त्म है, यहाँ पे CA लिखा है, CA अंदर A स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा प्लस AB ना। अब देखिए तीनों में A कॉमन है ना, तो A कॉमन निकाल लीजिए, A कॉमन निकालिए, तुरंत आंसर हाजिर हो जाएगा। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई A और इन तीनों में से A कॉमन बुलाइए तो यहाँ बचेगा C, यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा B। देखिए A से कैंसिल और ये A B C यानी A प्लस B प्लस C क्रम से लिख दीजिए और ये है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। देखिए यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने इसको सॉल्व किया। अब एक सवाल देखिए और सामने लिखा हुआ है और ये सवाल क्या है, इसमें हम आपको फिर से वो एक प्रॉपर्टी बताएंगे जो हमने कहा था कि ये कभी कभी दिखता है और इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं। क्या था, 2 सारणिकों में तोड़ने वाला। यदि किसी सारणिक की कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर 2 संख्याओं का योगफल हो तो उसको आप 2 सारणिकों के योगफल के रूप में तोड़ सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को इसमें हमें यूज करना है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए जो इस सारणिक का फर्स्ट कॉलम है ना, देखिए 2 संख्याओं का योगफल है x प्लस वाई, 5x प्लस 4y, 10x प्लस 8y, 2 संख्याओं का योगफल है। तो इसको हम इस पूरे डिटर्मिनेंट को 2 सारणिक के योगफल के रूप में तोड़ सकते हैं। इसका मान लीजिए हम LHS ले लें, इसका LHS, RHS मिटा दे, x क्यूब प्रूफ करना है। अभी देखिए आएगा, क्या करें हम, इसको पहले 2 सारणिक में तोड़ें, 2 सारणिक में तोड़ें। क्या तरीका होता है कि जो कॉलम या जो रो 2 अंकों का योगफल हो उसको छोड़ के बाकी जो 2 ठो बचे कॉलम या रो वो सेम टू सेम रहते हैं। जैसे ये फर्स्ट कॉलम है 2 अंकों का योगफल, तो इसको चलिए बाद में लिखते हैं, बाकी दोनों नो चेंज। जैसे ये लिखा x 4x 8x और ये x 2x 3x। सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम नो चेंज, यहाँ पर भी सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम नो चेंज। फर्स्ट कॉलम का आप ट्रिक जानते हैं कि जो फर्स्ट नंबर होते हैं वो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में लिखिए और सेकंड नंबर सेकंड में लिख दीजिए। तो रखिए यहाँ पर x 5x 10x, फर्स्ट वाले फर्स्ट में और सेकंड वाले सेकंड में रख दीजिए। ये तरीका होता है किसी सारणिक को 2 सारणिक में तोड़ने का। हमने तोड़ दिया। अब देखिए जो पहली वाली सारणिक है इसके R1 में देखिए x कॉमन, R2 में देखिए x कॉमन, R3 में देखिए x कॉमन। R1 R2 R3 तीनों में से x कॉमन निकालिए। तो R1 से भी x कॉमन, R2 से भी x कॉमन, R3 से भी, तो क्या बचेगा यहाँ पे देखिए
1 1 1, जब यहाँ से x निकाले R2 से अगर x आप बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 2, R3 से x कॉमन निकालेंगे तो 10 8 3 ना। अब वहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कुछ कॉमन है, देखिए पहले वाले में y कॉमन है, C1 से y कॉमन, C2 से x, C3 से x, C1 से y, ठीक है। अच्छा इसमें अभी हम C1 C2 C3 बोल सकते थे, R1 R2 R3 बोलते, कोई दिक्कत नहीं, तो वही चीज़ है। देखिए C1 में भी x है, C2 में भी x है, C3 में भी x है। देखिए यहाँ पे C1 में y, C2 में x और C3 में x कॉमन निकालिए तो यहाँ हो जाएगा 1 4 8 और वो क्या हो जाएगा, x कॉमन गया तो 1 4 8 और वहाँ पे 1 2 3 ऐसा हुआ कॉमन निकालने पर। क्या किया, चाहे सामने लिख दें, इसके नीचे लिख दें हम, देखिए दोनों के नीचे लिखना है तो या तो यहीं पे हम लिख दें। इसके बाद हमने क्या किया, C1 C2 C3 से x कॉमन निकाले, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, इसी के नीचे लिख दें, या यहाँ पे जगह नहीं है यहीं पे लिख देते हैं। हमने क्या किया, C1 C2 C3 से x कॉमन निकाला है, x कॉमन, और यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे C1 से y और C2 तथा C3 से x कॉमन लिया गया है, ठीक है। इसको अगर आप यहाँ पर लिखते ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि इसके बाद वाली प्रक्रिया मानी जाएगी। तो ऐसा करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं हम, यहीं पे लिख देते हैं C1 C2 C3 से x कॉमन, और यहाँ पे लिख दें हम C1 से y तथा C2 और C3 से x कॉमन, x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए अगर, तो ये C1 और C2 देखिए यहाँ बराबर हो गया, तो ये तो डिटर्मिनेंट वैसे ही 0 हो गई। तो इसकी वैल्यू अगर हम लिखें तो yx² इंटू 0, भाई दो कॉलम अगर बराबर हो गए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, दो कॉलम अगर बराबर हो गए तो वैल्यू 0। और यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ, ये x³ हो गया, और ये जो बचा एक बार लिख लीजिए 1 4 8 1 2 3, वो तो 0 हो जाएगा अभी। अब यहाँ पर देखिए आप, तो ये देखिए पहले वाले रो में तीनों एलिमेंट बराबर हो गए, तो यहाँ पर हम 2 0 ला सकते हैं। कैसे, R1 माइनस R2 से, सॉरी C1, R1 में एलिमेंट बराबर है तो C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3 करने पर, ठीक है। जब ऐसा करेंगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये तो x³ बाहर है, यहाँ पे करिए तो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 4 1, 10 माइनस 8 2, 1, अब C2 माइनस C3 करिए, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 3 5, और इसको सेम टू सेम लिख लीजिए, आगे 0 हो चुका है, ये पूरा ख़त्म हो चुका है ना। अब देख लीजिए दो एलिमेंट 0 हो गए, C1 के दो एलिमेंट 0 हो गए, सॉरी R1 के, तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए, R1 के सापेक्ष प्रसार, तो x³ और ये 0 तो लिखते ही नहीं है, 0 माइनस 0 और 1 के लिए लिख लीजिए ऐसे, ये कॉलम ये रो, तो 5 माइनस 2 2 4, तो 5 माइनस 4, देखिए 1 आ गया अंदर, ये देखिए, तो x³ प्रूफ हो गया। तो इस सवाल के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि जो दिए गए सारणिक को दो सारणिकों में तोड़ने वाली प्रॉपर्टी है, उस पर भी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं और बोर्ड में वो सवाल आते हैं, ठीक है। अब देखिए हम कुछ सवाल आपको ऐसा बताना चाहते हैं, जैसे हमने शुरू में बताया था कि सारणिक या तो एक संख्या होती है और या तो व्यंजक होता है। जैसे मान लीजिए सारणिक के अंदर वेरिएबल लिखा हो, वेरिएबल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ लिखा है 2, अब ये सारणिक है, तो ये सारणिक क्या है, एक व्यंजक है कि नहीं है। जैसे इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस x² आएगा, तो ये एक व्यंजक हुआ कि नहीं। अगर हम इसके बराबर कुछ लिख दें, मान लीजिए 0 लिख दें, तो बोलिए ये समीकरण बना कि नहीं बना,
किसी व्यंजक के बराबर 0 लिख दें, बहुपद के बराबर 0 लिख दें तो वो समीकरण बन जाता है। तो अभी देखिए जो सारणिक लिखी है ये एक समीकरण था। क्या था ये एक व्यंजक है। अभी ये एक पद है तो ये व्यंजक है। अगर हम इसके बराबर कुछ लिख दें, 0 लिख दें, 1 लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो आप बताइए क्या बन गया, ये समीकरण बना कि नहीं बना? बोलिए कोई दिक्कत? अभी तक एक सारणिक दिया रहता था, उसका मान पूछता था। अब उस सारणिक के बराबर कुछ लिखा होगा, सारणिक के बराबर कोई नंबर लिखा होगा। जैसे मान लीजिए ये ऐसे अभी लिखा है तो ये आपके लिए बहुपद है ये, और इसी के बराबर हम कुछ लिख दें तो ये समीकरण बन जाता है। तो वैसे अभी तक क्या होता था, एक सारणिक अकेले होती थी तो वो एक बहुपद समझिए या व्यंजक समझिए या नंबर समझिए, और उसी के बराबर अगर कुछ लिख देंगे तो वो समीकरण बन जाएगा। एक बात। और दूसरी बात, जब आप 9th-10th में समीकरण को हल करना सीखते थे तो हल करने का मतलब क्या होता था? वहाँ पर हल करने का मतलब होता था कि उसमें जो वेरिएबल हो, जो चर राशि हो, उसका मान निकालते थे। जैसे ये लिखा है कि इस समीकरण को हल कीजिए, क्वेश्चन ये है कि समीकरण को हल कीजिए, तो आपके दिमाग में क्या बात जाएगी कि यहाँ पे हमें यक्स की वैल्यू निकालना है, क्योंकि यक्स एक चर राशि है। तो आप इसको जैसे भी होता है इसको सॉल्व कर लेते हैं और यक्स की वैल्यू आपको मिल जाती है। एक बात ये कि अगर समीकरण लिखा है और कह रहा कि हल कीजिए, तो हल करने का मतलब होता है कि यक्स अर्थात जो भी वेरिएबल उसमें हो उसका मान निकालना। दूसरी बात, एक तरह से प्रश्न और उठता है। जैसे मान लीजिए ये समीकरण लिखा हो और सवाल ये हो कि सिद्ध कीजिए यक्स बराबर 2 इसका एक मूल है या इसका एक हल है। सवाल ये हो कि सिद्ध कीजिए यक्स बराबर 2 समीकरण x² - 4 बराबर 0 का एक हल है। ये 9th क्लास का सवाल है जो है। सिद्ध कीजिए कि ये इस समीकरण का एक हल है या एक मूल है। तो आप क्या करते थे भैया बताइए? आप x के स्थान पे 2 रखते थे और LHS RHS दोनों की वैल्यू निकालते थे और देखते थे कि x बराबर 2 पर LHS और RHS बराबर है कि नहीं, अर्थात समीकरण संतुष्ट होता है कि नहीं। जब बराबर हो जाता था दोनों तो आप कहते थे कि हाँ x बराबर 2 इस समीकरण का एक हल है। बोलिए, तो दो तरह के प्रश्न बनते थे। समीकरण दिया हो तो कहता था कि मान निकालिए, तो आप x की वैल्यू निकालते थे या y की जो भी वेरिएबल होता था। और एक तरह से प्रश्न ये बनता था कि समीकरण दे के और एक x का मान दे दे और कहे कि सिद्ध कीजिए कि ये इसका ही मूल है। तो आप पूरे समीकरण में x की जगह पर जो भी वैल्यू होता था उसको रख के LHS और RHS निकालते थे, और अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाते थे तो कहते थे कि ये इसका मूल है, ये सिद्ध हो गया। तो अब इसी पे आधारित हम कुछ सवाल लेने जा रहे हैं। तो देखिए हमने ये 3 सवाल समीकरण पे आधारित हमने लिया, और 3 नहीं बल्कि ये 4 सवाल है। पहला, दूसरा, तीसरे सवाल में तो आपको इनको हल करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चौथे सवाल में क्या करना है, एक समीकरण दिया है और कह रहा है सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1 इस समीकरण का एक मूल होगा। शुरू के 3 सवाल में आपको मूल ज्ञात करना है, अर्थात x की वैल्यू निकालना है, और चौथे सवाल में x की वैल्यू दिया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यही इसका आंसर होगा, अर्थात यही इसका मूल होगा। तो देखिए 1 बाई 1 शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि इसको हमें हल करना है। अब देखिए हल करने का मतलब क्या है, हमें पता है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये एक व्यंजक है, तो उसी व्यंजक को पहले प्राप्त करें और बराबर 0 चलता रहेगा, बराबर 0 चलता रहेगा। जिस समय व्यंजक मिल जाएगा, व्यंजक बराबर 0, और उस समय जो समीकरण बनेगा उसको हम तुरंत हल कर लेंगे, जैसे 9th-10th में हम लोग हल करते थे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, पहले इस सारणिक को ध्यान से देखिए, इसी पे हमको काम करना है जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे। अब यहाँ पर इसको अगर देखें तो या हम तुरंत प्रसार करेंगे तो ज़्यादा आपको इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ध्यान दें तीनों कॉलम को आप जोड़ें, तीनों कॉलम को जोड़ लें, या तीनों 4 2 6 2 8 3 3 6 3 9, नहीं रो से नहीं आ रहा है, देखिए कॉलम में सेम आ रहा है। 3 2 5 4 9, 4 3 7 2 9, 2 3 5 4 9। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो C1 + C2 + C3 करने पर सेम क्वांटिटी मिल रही है, और उसको कहाँ रखें हम, C1 के स्थान पर। तो करके देखिए ना कितना आ रहा है, x + 3 2 5 4 9 9 आ रहा है,
इसी तरह इसमें देखिए तीनों को जोड़िए, x + 9 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर x + 9 आ रहा है। ऐसा होने फ़ायदा होता है, देखिए फ़ायदा मिलेगा भी। और ये 3x + 3, एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शुरुआत में बच्चों को भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम हो जाता है? इसको 0 के बराबर प्रूफ करना शुरू कर देते हैं। ध्यान दीजिए, इसको सिद्ध नहीं करना है इसके बराबर, इसको हल करना है। हल कीजिए। ये हल करने का मतलब ये होता है कि ये समीकरण है, समीकरण इतने को हल कीजिए। तो जब आप समीकरण को हल करते हैं ना, तो LHS RHS दोनों साथ साथ चलता रहता है, तो ये बराबर 0 चलता रहेगा। नहीं आपके दिमाग में आ जाए कि हम इसको लेके 0 लाएं, ध्यान दीजिए, आपको सिद्ध नहीं करना है। जैसे ये लिखा हो, आप 9th क्लास को याद करिए, जैसे ये लिखा हो कि x² + 5x + 6 बराबर 0 को हल कीजिए। मान लीजिए ये प्रश्न है, तो आप कैसे हल करते हैं भैया बताइए, आपको याद होना चाहिए। इसको आप फैक्टर करते हैं, बराबर 0 चलता रहता है। ये नहीं कि आप LHS लेके 0 लाते थे, याद आ गया होगा आपको जो है। तो वैसे यहाँ पर भी करना है, RHS भी चलता रहेगा, LHS भी चलता रहेगा। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो C1 में x + 9 कॉमन है, तो इसको कॉमन बुला लीजिए, x + 9, तो अंदर बचेगा 1 1 1, और ये 3x + 3 3 4 2x + 4 बराबर 0। छोड़ना नहीं, चलता रहेगा। ये क्या किया हमने? C1 से कॉमन निकाला है, C1 से x + 9 क्या किया गया है? कॉमन। और जैसे हमने कॉमन निकाला, आपको कुछ स्पेशल दिखा होगा। क्या स्पेशल दिखा? 1 1 1, और जैसे ही 1 1 दिखता है तो कुछ अच्छी बातें मिल जाती हैं। क्या मिलेगा सोचिए, हमने बताया था यहाँ पर ये C1 में है, तो R1 - R2 R2 - R3 कर दीजिए, तो x + 9, और यहाँ पे अगर आप R1 - R2 करिए तो 1 - 1 0, इसमें से ये घटाइए तो -x आ जाएगा, इसमें से ये घटाइए 2 आ जाएगा। और R2 - R3 करिए, 1 - 1 0, इसमें से ये घटाइए x आएगा, इसमें से ये घटाइए तो -2 आएगा। और R3 नो चेंज। क्या किया हमने? आगे लिख दे रहे हैं, हमने R1 - R2 किया है और R2 - R3 किया है, और कहाँ रखे हैं? वही पहले के स्थान पर। ठीक है, इसको अलग से देखेंगे बाद में। अब देखिए, इसको आप प्रसार कर दीजिए, बराबर 0, इसको तो लिखना ही है बराबर 0। तो x + 9, और इसको करेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार। देखिए 0 - 0 ना, +1, ये गया, तो कितना आ जाएगा इसमें? -2x, माइनस प्लस हो जाएगा 2x, और ये -2x। ठीक है, ये जाएगा और ये, तो माइनस +2x, ये -2x बराबर 0। ठीक है, तो ये तो 0 आ गया, कहीं गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ पे घटाने में गड़बड़ हुआ है, -2 - x आएगा। ये जो आप सवाल देखा, देख लीजिए घटाने पे कितना आएगा। अब इसको ज़रा प्रसार करिए, तो 1 के लिए क्या जाएगा? ये तो इसके से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा आपका -+2x, और ये +x², और ये -2x। ठीक है, बराबर 0। तो x + 9, और अंदर बचेगा, देखिए ये 2x कट जाएगा, तो x² सिर्फ बचेगा, यानी x² ये बचा, x² बराबर 0। अब देखिए x² बराबर 0, तो x का मान 0 मिल जाएगा, और इसको बराबर 0 करेंगे तो -9 मिल जाएगा, तो ये x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? देखिए इसमें देखिए a + x b + x c + x, और देखिए इसमें भी a + x b + x c x यहाँ पर भी है। यानी यहाँ पर अगर हम तीनों कॉलम को जोड़ दें तो यहाँ पर भी सेम क्वांटिटी मिलने जा रही है। ये भी समीकरण है, इसको हल करना है, अर्थात x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? C1 + C2 + C3 करेंगे, उसको कहाँ रखेंगे? C1 के स्थान पर। तो करिए ना, क्या मिलेगा? देखिए a + b + c, और प्लस देखिए x 3 बार है तो 3x हो जाएगा, तो a + b + c + 3x। ऐसे ही इन तीनों को जोड़ लीजिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो a + b + c + 3x। ऐसे ही तीसरा वाला a + b + c + 3x, और बाकी C2 एंड C3 नो चेंज।
C2 और ये C3 नो चेंज बराबर 0। अब ज़रा देखिए C1 में ये सेम क्वांटिटी कॉमन आ गई, जैसे ही कॉमन मिले तुरंत बाहर निकालिए। तो यहाँ बनेगा 1 1 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका B प्लस एक्स C प्लस एक्स और ये हो जाएगा A प्लस एक्स C प्लस एक्स A प्लस एक्स B प्लस एक्स बराबर 0। बराबर 0 चलते रहेगा, ये समीकरण है। अब देखिए यहाँ पर ये 1 1 1 बराबर मिल गया ना, तो जैसे ही कॉलम में 1 1 1 बराबर मिला तो क्या करेंगे हम R1 माइनस R2 करेंगे और R2 माइनस R3 कर दें इसके बाद। तो देखिए क्या मिलने वाला है, तुरंत 2 0 मिल जाएंगे ना इससे। जब भी कभी 1 1 1 दिखता है सेम तो उससे हम 2 0 प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए 2 0 मिलने वाला है। ये आपका हो गया A प्लस बी प्लस C प्लस 3x और यहाँ घटाइए R1 माइनस R2 तो 1 माइनस 1 0, इसमें से ये घटाइए तो x x कटेगा B माइनस C, इसमें से ये x x कटेगा C माइनस A और फिर R2 माइनस R3 करिए तो 1 माइनस 1 0, इसमें से घटाइए C माइनस A, इसमें से घटाइए A माइनस B और ये R3 नो चेंज। जैसे लिखा वैसे लिख लीजिए बराबर 0। बराबर 0 लिखना मत भूलिएगा। अब देखिए इसी को हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अगर हम इसको प्रसार करें, देखिए यहाँ पे 2 0 मिल गए, 2 0 मिल गए, C1 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। तो जब प्रसार करेंगे देखिए यहाँ पर जब इसको प्रसार करेंगे तो इसमें x मिलेगा ही नहीं। क्या मिलेगा ज़रा देखिए तो C1 के सापेक्ष प्रसार तो 0 माइनस 0 प्लस 1 और ये गया ये, तो ये क्वांटिटी पूरी आ जाएगी। ये आ जाएगी B माइनस C, C माइनस A, C माइनस A, A माइनस B, इधर ये आ गई ये पूरी क्वांटिटी और इधर ये बाहर लिखा हुआ है बराबर 0। अब ज़रा देखिए ना इसमें कहीं पर भी अंदर आपको x नहीं दिख रहा है, इसके अंदर कहीं पर भी x नहीं दिख रहा है, ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट जो उधर आप भेजेंगे जो भी इसकी वैल्यू आए तो बट्टे में जाके पूरा ख़त्म 0 हो जाएगा। इधर सिर्फ बचेगा A प्लस B प्लस C प्लस 3x और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी उधर बटे में जाएगी तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा सॉल्व करने पर कोई मतलब नहीं सॉल्व करने का। तो 3x बराबर हो जाएगा, उधर गया ये तो माइनस A प्लस B प्लस C, तो x बराबर हो जाएगा माइनस A प्लस B प्लस C बाई 3। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर दिया। इंक खत्म हो गई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, सवाल नंबर 3 को चलिए बाद में सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। सवाल नंबर 4 तुरंत सॉल्व कर देते हैं। 4 क्या है, एक समीकरण दिया है और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए x बराबर 1 इसका एक मूल है। तो आप क्या करोगे, क्या तरीका होता है, x बराबर 1 आप LHS में रखिए और x बराबर 1 आप RHS में, RHS में खैर है ही नहीं है। तो जो भी समीकरण है, समीकरण के LHS में x बराबर 1 रखने पर तो देखते हैं LHS क्या हो जाएगा। भाई यही तरीका होता है किसी समीकरण को संतुष्ट कराने का। आप LHS की वैल्यू निकालिए, RHS की वैल्यू निकालिए, जो भी वैल्यू दिया हो। तो जो समीकरण है उसका जब LHS निकालेंगे, x जब आप 1 रखिए तो 1 प्लस 1 देखिए 2 हो जाएगा ना, 1 प्लस 1 2 2 और ये हो गया 3, ये 1 प्लस 2, जहाँ भी x है वहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो 5 5 1 प्लस 4, देखिए इसको सॉल्व करें LHS, ये हो जाएगा 2 2 2, ये हो जाएगा 3 3 3, ये हो जाएगा 5 5 5। ज़रा देखिए क्या हो रहा है, इसके तीनों रो सेम हो गए, 2 3 5 2 3 5 2 3 5, तीनों रो सेम हो गए। और अगर 2 रो ही सेम हो जाता तब भी हम बोल देते हैं कि उसकी वैल्यू 0 होगी। तो LHS की वैल्यू 0 आ गई। और देखिए RHS ऑलरेडी 0 दिया है, RHS ऑलरेडी 0 दिया है। तो इसका मतलब x बराबर 1 पर LHS बराबर RHS हो गया, इसलिए x बराबर 1 पर LHS बराबर RHS हो गया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इसलिए x बराबर 1 समीकरण का एक मूल होगा, एक मूल होगा, सिद्ध हो गया। x बराबर 1 पर हमने LHS निकाला। अच्छा, एक बात ध्यान गौर करिए, यहाँ पर हमने x बराबर 1 रखा तो सारणिक ये बन गई और इसको देखते ही हमने 0 बोल दिया। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि जैसे यहाँ पे तीनों रो बराबर हो गया तो वहाँ पे रो बराबर ना होता,
तो डायरेक्ट हम उसका मान ना बता पाते तो प्रसार करते, कोई बात नहीं, हमें प्रसार करना आता है। यहाँ पे हम प्रसार करते, जीरो आ जाता, जीरो आना होगा तो आ जाता जो है। प्रॉपर्टी दी गई तो प्रॉपर्टी लगा लिया, नहीं तो प्रसार तो करते ही। कुल मिला के हमें LHS की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, x के जो भी मान दिया होगा उस पर, चाहे प्रसार करना पड़े चाहे प्रॉपर्टी से मिल जाए। और अगर वो RHS के बराबर हो गया तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि वो x की जो मान है वो उसका मूल हो गया। अब देखिए एक सवाल और बचा, इसको बता दें और आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट पे हमने काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल बता दिए हैं। उसके बाद अब हम कुछ नया शुरू करेंगे नेक्स्ट टर्म से। देखिए ये सवाल नंबर 3 क्या है, इसमें भी समीकरण है, इसको हल करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, अभी तक के जो दो सवाल सॉल्व किए थे x का मान निकालने वाला, और इसमें अंतर ये है कि वहाँ पर सारे x लगभग समाप्त हो गए थे, एक घात या दो घात का समीकरण बना था। यहाँ पे दिक्कत ये है कि हम कुछ भी आपस में मिला लें इधर उधर करके, लेकिन ये 3 घात का समीकरण ही बनेगा। इसको अगर हम जोड़ घटा लें या कुछ भी कर लें तो इसमें बहुत सारे x एलिमिनेट नहीं होंगे, ये 3 घात का समीकरण बनेगा और 3 इसके आंसर आएंगे। देखिए क्या करेंगे हम, चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं। वैसे कुछ ज़्यादा विशेष फ़ायदा तो नहीं मिलेगा। देखिए हम क्या करते हैं, C1 + C2 + C3 करते हैं, तीनों कॉलम जोड़ते हैं। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, अगर आप तुरंत प्रसार कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए उसमें सिर्फ ये लिखा है कि इसको हल कीजिए, ये ना लिखा हो कि प्रगुण का प्रयोग करके, तो आप तुरंत प्रसार कर देंगे तो भी सही माना जाएगा। तुरंत प्रसार कर दीजिए, एक 3 घात का समीकरण बन जाएगा बराबर 0, उसको आप हल कर लेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर लिखा है कि प्रगुण का प्रयोग करिए, तब फिर कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको लगाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि C1 + C2 + C3 करने पर तीनों को जोड़िए और कहाँ रखेंगे, C1 के स्थान पर। देखिए क्या मिलेगा, 5 2 7 3 10 यानी 10 + x, और ये हो जाएगा 7 6 13 14 यानी 14 + x, और ये 5 2 7 3 10 10 + x, और वो जैसे लिखा लिख लीजिए। तो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं 2 6 3 + 6। अगर कुछ ना लिखा होता तो आप डायरेक्ट प्रसार कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसका फर्स्ट कॉलम 2 डिटर्मिनेंट का, 2 संख्याओं का योगफल है। तो इसको हम क्या करेंगे कि 2 सारणिक में तोड़ दें तो कुछ सहूलियत हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 14 10, और ये हो जाएगा 5 7 + x 5 2 6 3 + x। सेकेंड डिटर्मिनेंट बनेगी x x x 5 7 + x 5, सवाल ख़त्म कर देते हैं इधर से, और 2 6 3 + x बराबर 0। देखिए ऐसा करने से क्या होगा, देखिए ये 3 एलिमेंट सेम हो गए तो कुछ फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है ज़रा देखिए पहचानिए। इसमें हम क्या करेंगे कि C1 - 2 C2 करिए, दुगना करिए तो 10 0 हो जाएगा, दुगना करिए 10 0 हो जाएगा घटाने पे। तो हम C1 के स्थान पर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे 2 0 पा जाएंगे। और इसमें देखिए, इसमें C1 से x कामन निकालेंगे, C1 से x कामन निकालेंगे तो कुछ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बस प्रॉपर्टी लगाते जाएंगे बस जो है। तो जैसे इसमें हम करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 10 10 - 10 0, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 14 + 2x, और इसमें घटाएंगे 14 से तो -2x हो जाएगा ना, और ये 0 हो जाएगा। बाकी जैसे लिखा लिख लीजिए, 5 7 + x 5 2 6 3 + x, कोई दिक्कत तो नहीं। 14 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस कर सही है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से x कामन निकाल लीजिए तो 1 1 1, और ये 5 7 + x 5 2 6 3 + x = 0। ठीक है, अब देखिए क्या करें हम, पहले वाले सारणिक को देखिए, C1 में 2 एलिमेंट 0 हैं, तुरंत आप उसके सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। तुरंत जब प्रसार करेंगे यहाँ पर C1 के सापेक्ष इसमें प्रसार, तो ये जाएगा, ये प्लस माइनस वाले को हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए जाएगी, ये जाएगा ये जाएगा, तो ये बचेगा 5 2 5 3 + x। यहाँ पे क्या करिए, देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट
सेम हो गए 1 1 1। तो क्या करें R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 ना, तो इसके लिए हम इसके लिए क्या करें R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3 कर दें। ठीक है, तो 1 माइनस 1 0, इसमें से ये घटाइए तो 5 माइनस 7 यानी -2 माइनस x, इसमें से ये घटाइए -4, 1 माइनस 1 0, इसमें से ये घटाइए तो 2 प्लस x, ये घटाइए 6 माइनस 3 तो 3 माइनस x, बाकी ये नो चेंज ना, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये 2x हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 5x माइनस 10। और इधर देखिए यहाँ पे क्या करें, C1 के सापेक्ष प्रसार कर दें। यहाँ पे क्या करेंगे आप, C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 1, देखिए ये गया ये, तो डायरेक्ट लिख दें, ये चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करिए आप, तो या चलिए एक बार लिख ही देते हैं, -2 माइनस 6 और 3 माइनस 6 और ये माइनस ये वाला और फार्मूले वाला, तो +4 और 2 प्लस x ये बराबर 0। ठीक है, कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कितना आता है। देखिए तो ये कितना हो गया आपका, ये 5 प्लस 5x ना, 5 प्लस 5x 5, ये इधर देखिए क्या क्या आएगा, ये तो 0 है, और इसको ज़रा सॉल्व करें तो देखिए -2 इंटू 3 -6, ये हो जाएगा +2x, ये हो जाएगा -3x, और ये माइनस माइनस प्लस x², और इधर हो जाएगा +8 और +4x, तो ये आपका हो जाएगा 10x प्लस 5 इंटू 10x²। ठीक, प्लस इसको थोड़ा सॉल्व करिए, x² दिख रहा है, और ये 2x माइनस 3x और 4x, 4 2 6 माइनस 3 3x, और ये 8 माइनस 6 प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, 10x प्लस 10x², ये हो गया x। अच्छा, एक काम हम ये कर सकते थे, x इसमें भी है, x इसमें भी है, अगर कॉमन निकाल लेते तो द्विघात ना बन पाता। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए, यहाँ पर दिमाग लगाइए, त्रिघात बनाने से पहले ही कॉमन निकाल लें। देखिए ये x है ना, ये x है, x आप कॉमन निकालिए तो यहाँ बचेगा 2 अंदर कर दीजिए, 10 हो जाएगा, प्लस ये 10x हो जाएगा, और बाकी जैसे लिखे हैं इसको लिखिए ना, ये प्लस x², और ये 2x वही जो लिखे थे, 4 2 6 माइनस 3 यानी 3x, और ये 8 माइनस 3 प्लस 2, ये तो एक x, चलिए एक बार और लिख लेते हैं, ये x² और ये 3x और ये 10x 13x, और ये 10 और 2 12। देखिए अंदर द्विघात हो गया, बाहर एक घात का है, 1/1, इससे तो x बराबर 0 मिल गया। और जब इसको 0 करोगे आप, x² प्लस 13x प्लस 12, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, फैक्टर हो रहा है, 12 × 1 12, और 13 के स्थान पर लिख सकते हैं आप क्या, 12 प्लस 1x प्लस 12, तो इसको सॉल्व करिए, 12x प्लस x प्लस 12, तो x प्लस 12 और 1 कॉमन लीजिए, x प्लस 12, तो दो फैक्टर बने, एक x प्लस 12 और x प्लस 1, तो इसको 0 करेंगे तो -12 मिलेगा, और इसको 0 करेंगे -1 मिलेगा। देखिए दो वैल्यू ये मिली, एक वैल्यू ये मिली, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, 0 -1 -12, ये आपका आंसर हो गया जो है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कहता है कि प्रगुण का प्रयोग करिए तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको। तो ये अच्छे कुछ सवाल हमने सिलेक्ट किए थे आपके सामने, इसको हमने हल किया, और कुछ सवाल हम आपको और दे देंगे, तो आप उसको भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।